हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। देखिएगा, हम ये जो क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं ना, माइनर टेस्ट नंबर फर्स्ट, ये कलाम के द्वारा, कलाम कोचिंग है ना, उसके थ्रू लिया गया था। तो देखो, 1 नंबर क्वेश्चन से लेकर और जो 90 तक क्वेश्चन है ना, वो सभी के सेम है। चाहे आप प्राइमरी वाले हों, यानी 1 to 5 वाले हों, या आप 6 to 8 अपर प्राइमरी वाले हों, या साइंस मैथ सब्जेक्ट से हों, या SST से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका 1 क्वेश्चन से लेकर 90 तक सेम क्वेश्चन रखे गए हैं। इसमें जो रखे गए आपकी मनोविज्ञान या CDP बोल सकती है, उससे संबंधित। इसके बाद है चेंज होगी सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि SST के 60 क्वेश्चन अलग हो जाएंगे, साइंस मैथ के अलग हो जाएंगे, और जो आपकी लेवल फर्स्ट है उसमें EVS प्लस मैथ जुड़ जाएगा, तो उनके अलग से करा देंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर को इसलिए करा रहे हैं क्योंकि इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है, और किसी क्वेश्चन पेपर में स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है इसी चैनल पर, अगर देखा हो तो उसमें स्पष्ट बहुत सारे क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहे थे, इसमें दिखाई दे रहे हैं। इस वजह से हम इसे सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो कॉमन क्वेश्चन है, उन्हें देख लेते हैं, जो सभी में इंपॉर्टेंट रहेंगे, चाहे वो आप लेवल फर्स्ट हो या सेकंड हो। क्योंकि जो माइनर टेस्ट लिए गए थे फर्स्ट वाले, चाहे वो लेवल फर्स्ट हो या सेकंड हो, सभी में कॉमन क्वेश्चन थे 90 तक। ठीक है, तो उन्हें देख लेते हैं। हालांकि मैंने ये लेवल फर्स्ट वाले में सॉल्यूशन कराया था, तो इनके बारे में जो भी जानकारी थी मैंने बता दी थी। अब इतनी जानकारी नहीं बताएंगे, सीधा आंसर देखेंगे और चलेंगे। ठीक है, जैसे कि इसमें क्वेश्चन पूछा था पहला, आप देख पा रहे होंगे, ये कह रहा है किसी बालक की वृद्धि के संबंध में सही कथन कौन सा है, यानी जो हमारी ग्रोथ होती है उसके बारे में। आप इन सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो 2 नंबर सही हो जाएगा। ये कोशिकाओं व अवयवों के आकार में परिवर्तन के कारण होती है वृद्धि, ये वाला कथन सही है। बाकी ये वाला गलत है, ये भी गलत है, और ये भी गलत है। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा या निम्न में से विकास का एक सिद्धांत नहीं है। अच्छा, इसमें से देखिएगा, विकास नियमित न होकर लयात्मक होता है, ये बात सही है। विकास वर्तुलाकार होता है, रेखीय नहीं, ये भी बात सही है। वैसे विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे होते हैं, ये भी बात सही है। ये कह रहा बाद का विकास है प्रारंभिक विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है, ये वाला स्टेटमेंट है ना, ये गलत है। क्यों है? जो प्रारंभिक विकास होता है ना, वो महत्वपूर्ण होता है कंपैरिजन टू जो बाद का होता है, ऐसे कह सकते हैं। यानी पहला वाला विकास होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, दूसरा वाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। हम तो ये जानते हैं, बस यही राइट आंसर हो जाएगा। ये कह रहा है कि बाद का विकास है प्रारंभिक विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर देखिए, उत्तर बाल्यावस्था से संबंधित है, सही समूह कौन सा है? अगर हम देखें तो उनकी विशेषता पूछिए, कौन कौन सी संबंधित है उत्तर बाल्यावस्था, जिसे कह रहे हैं और लेटर चाइल्डहुड। देखिएगा, खेलने की आयु कहते हैं सही, प्लेज। ठीक है, इसमें होगा देखा दी प्लेज। और मिथ्या परिपक्वता, ये रोज ने कहा था, झूठी परिपक्वता। समलैंगिक भाव, यानी लड़के लड़के का ग्रुप होगा और लड़की लड़की का ग्रुप होगा, तो इसे बोलते हैं होमोसेक्सुअल फीलिंग, तो ये वाला सही है। बाकी सभी गलत है, क्योंकि देखिएगा बाकी इसलिए गलत है, जैसे संजीव प्रवृत्ति है तो ये बाल्यावस्था की विशेषता होती है, परनिर्भरता है ये शैशवावस्था की विशेषता होती है, अनुकरण है ये पूर्वाल्यावस्था की विशेषता होती है, वीर पूजा किशोरावस्था की अवस्था विशेषता होगी, दल में रहना, ये आपके दल में रहना इसी बाल्यावस्था की विशेषता है, लड़ना झगड़ना तो ये किशोरावस्था में जा सकती है, ये वाली विशेषता। ठीक है, गंदी ये भी आपकी बाल्यावस्था से है, निरुद्देश घूमना ये भी बाल्यावस्था की विशेषता है, गैर सामाजिकता तो ये तो फिर गैर सामाजिकता का मतलब सामाजिक गुण ही नहीं आए, तो ये आपकी शैशवावस्था में चली जाएगी। जो परनिर्भरता है ना और गैर सामाजिकता, ये आपकी शैशवावस्था की विशेषता हो जाएगी। इस प्रकार ये कह सकते हैं इनमें मिक्सचर कर दिया है, और लेकिन जो 2 नंबर ऑप्शन था वो सही था, जो केवल उत्तर बाल्यावस्था या बाल्यावस्था की विशेषताओं से संबंधित था। नेक्स्ट, विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जा सकती है, तो हमारा वो है माइंड, यानी संज्ञानात्मक माइंड, या संज्ञानात्मक विकास बोल सकते हैं, या मेंटली डेवलपमेंट, कुछ भी कहिएगा, ये सभी इसी के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, बाकी देखिए, सामाजिकता से कोई मतलब ही नहीं है, नैतिकता से भी कोई मतलब नहीं, ना गतिक से, तो ऑप्शन नंबर 2 ही सही हो जाएगा। किशोरावस्था में मांसपेशियों का वजन है, यानी कि जो कुल वजन है वो कितना होता है? अच्छा, मांसपेशियों की RPSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 45% होगा। नेक्स्ट है 6 नंबर, कोलबर के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बालक आत्मकेंद्रित और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखता है, तो ये पहले स्तर यानी लेवल फर्स्ट के दूसरे चरण की अवस्था होती है, यानी जिसे कह सकते हैं पूर्व परंपरागत। पूर्व परंपरागत में आपने देखी 2 स्टेज होती हैं, एक होती है पनिशमेंट एंड ओबिडियंस ओरिएंटेशन, सेकंड होती है टिट फॉर टैट वाली, तो ये उसी की बात कर रहा था, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में नहीं है, इनमें से कौन सी अवस्था नहीं है? देखिएगा, अहम केंद्रिता पाई जाती है, जीववाद भी पाया जाता है, लेकिन वस्तु स्थायित्व या ऑब्जेक्ट परमानेंस है, ये आपकी जीन पैदी की पहले नंबर की स्टेज तो पड़ी होगी, सेंसरी मोटर स्टेज, ये उसकी विशेषता होती है। पंक्तिबद्धता ये मूर्त सक्रियात्मक अवस्था की विशेषता होती है, जो 3 नंबर की होती है, तो ये 2 राइट आंसर हो गए इसके, क्योंकि ये पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में नहीं है, वो पूछा था, तो 1 और 3 इसके राइट आंसर हो जाएंगे।
बाकी एम केंद्रवाद, जीववाद, ये आपकी पूर्व सक्रिय तो अवस्था की विशेषताएं थी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पुरानी और नई अवधारणाओं के मध्य संतुलन स्थापित होता है। ये रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसे साम्य धारण कहते हैं। ये आपकी एसिमिलेशन कहाँ पर है, इसमें तो केवल अकोमोडेशन दे रखा है, यह समंजन। तो एक और होता है शब्द एसिमिलेशन, जिसे बोलते हैं आत्मसातीकरण। इसके और इसके मध्य में साम्य का स्थापित करती है ये साम्य धारणा, ठीक है। तो इस प्रकार इसका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये एरिक्सन से पूछा है कि निम्नलिखित में से गलत युग्म चयन कीजिएगा। तो एरिक्सन ने अपने मनोसामाजिक सिद्धांत में 8 अवस्थाएं बता दी। हर एक अवस्था की अपनी एक विशेषता है, जैसे विश्वास बनाम अविश्वास है, ये आशा की अवस्था है, ये बात सही है। और जननात्मकता बनाम स्थिरता, ये प्रेम की है, ये वाला गलत है। बाकी पैर बनाम दोष है, ये उद्देश्य से संबंधित है। बाकी स्वायत्ता बनाम लज्जा, ये इच्छा शक्ति। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। ब्रिजेज के अनुसार एक 12 माह के बालक में निम्न में से कौन सा संवेग दृष्टिगत नहीं होगा, वो होगा ईर्ष्या। ईर्ष्या होती है करीब 18 माह से लेकर और 24 माह, यानी ऐसे कह सकते हैं 2 साल के करीब, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बाकी भय, कष्ट, क्रोध, ये चीजें विकसित हो जाती हैं। किशोर के सामाजिक व्यवहार में दृष्टिगत होता है, तो वो होती है विद्रोह की प्रवृत्ति। बाकी आज्ञा पालन तो करता ही नहीं है, ना स्टेबिलिटी पाई जाती है उनमें। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है। सतत प्रक्रिया होती है, प्रतिवर्ती क्रिया का नहीं होता है, क्योंकि इधर जा रहा विकास इधर, यानी विकास है एक बार होने के बाद वापस थोड़ी लौटेगा। हाँ, ये जरूर होता है कि विकास में संचयी प्रवृत्ति पाई जाती है, ये स्पाइरल होता है ना, तो इसमें संचयी प्रवृत्ति होती है, ये बात सही है, लेकिन प्रतिवर्ती नहीं होगा। बाकी गतिशीलता पाई जाएगी, पूर्वान्ह में प्रक्रिया पाई जाती है, ये तो सही थे, गलत हो जाएगा 2 नंबर। छठम परिपक्वता की अवधि जिसे स्यूडो मैच्योरिटी कहते हैं, यानी ऐसे कह सकते हैं ये झूठी परिपक्वता कहते हैं, ये रॉस ने कहा था, ये उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता होती है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी, क्रो एंड क्रो के द्वारा। विकास इस प्रकार भी होता है, किस प्रकार, देखो इस प्रकार तो होता है, ऐसा नाम हमने भी नहीं सुना, ना आपने ये भी सुना होगा, सेप्लोडिस्टल भी नहीं सुना होगा, सेप्लोकोडल भी नहीं सुना होगा, तो प्रोक्सिमोडिस्टल तो ये भी नहीं नाम सुना होगा। तो फिर हमसे गलती कहाँ हो रही है, सेपेलोकोडल पे 3 नंबर हो गया ना, सही है। यानी देखिएगा इंग्लिश देखिए, सेपेलोकोडल डायरेक्शन होता है ना, ये सिर से पैर विकास होता है, ये बात तो सही है, सिर से पैर। दूसरी होती है प्रोक्सिमोडिस्टल, ये इसकी ये होती है प्रोक्सिमोडिस्टल, ये होता है केंद्र से बाहर की या केंद्र से परिधि की ओर विकास। तो ये विकास की दिशाओं को बताते हैं। जब हम डेवलपमेंट पढ़ते हैं ना, एक ये चीज पढ़ते हैं, एक ये, तो इसका 3 नंबर सही था। विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशी कौशल से पहले सकल पेशी कौशल विकसित करते हैं, यह दर्शाता है। सिंपल ऐसे सभी दूराभिमुख जिसे कह सकते हैं प्रोक्सिमोडिस्टल कहते हैं। इसका मतलब होता है कि पहले तो बच्चा है पूरे हाथ से काम करता है, फिर वो उंगलियों से करने लग जाता है, वो पेशिस्ट हो जाता है। तो कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा था। अगर इंग्लिश देखें तो देखिएगा ग्रॉस मोटर स्किल कौन सी होती थी, अगर आपने ध्यान से पढ़ा है ना, डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ते ना, उसमें हम पढ़ते थे जैसे बच्चा है सीढ़ियों पर चढ़ता है या दौड़ लगाता है या और भी, यानी शरीर के बहुत सारे अंग काम करें ना, उसे तो बोलते हैं ग्रॉस मोटर स्किल। और फाइन मोटर स्किल है, उन्हें क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे दे रखिए फाइन मोटर स्किल। इसके एग्जाम्पल आते हैं जैसे सुई में धागा परोना और राइटिंग करना यानी लिखना कुछ, और क्या कर सकते हैं, यानी ऐसे काम जो किसी विशेष अंग द्वारा होते हो, एक अंग द्वारा, समझ रहे हो। और ये तो हो जाती है फाइन मोटर के एग्जाम्पल। और ग्रॉस मोटर स्किल के हो जाते हैं जिनमें पूरा शरीर काम करे, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये कह रहा है कि बच्चे हैं सूक्ष्म पेशी कौशल से पहले सकल पेशी कौशल विकसित कर लेते हैं, यानी कहीं ना कहीं ये व्यापक से विशिष्ट की ओर जा रहा है। और सेकंड नंबर एक और देखिएगा, एक सामान्य से विशिष्ट की ओर जा रहा है, सामान्य से विशिष्ट। तो इस प्रकार के ये है ना, चाहे तो प्रोक्सिमोडिस्टल बोलो या व्यापक से विशिष्ट बोलो या सामान्य से विशिष्ट, ये सभी सिमिलर वर्ण है। यानी आप कह सकते हैं अगर प्रोक्सिमोडिस्टल की जगह अगर सामान्य से विशिष्ट आता तो भी आंसर हो जाता, अगर ये भी ऑप्शन नहीं आता तो व्यापक से विशिष्ट हो जाता इसका, ठीक है। मैं ये कहने वाला हूँ क्योंकि रीट 2018 में यही क्वेश्चन पूछा जा चुका है, उसी की भाषा चयन थी, क्वेश्चन यही था। क्वेश्चन नंबर आप 17 देखिए, किशोरों के उचित संवेगात्मक विकास हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो देखिए दंड तो देगा नहीं, कक्षा में कठोर भी अनुशासन नहीं रखेगा, ना शिक्षण की जो भी परंपरागत विधियां उनका उपयोग करेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ये कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिएगा, प्याजी के अनुसार नैतिक विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी थी। प्याजी ने जो मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी थी ना, उसमें 2 अवस्थाएं बताई थी, एक तो हेटेरोनॉमी, एक थी हेटेरोनॉमी मोरलिटी, दूसरे नंबर की थी ऑटोनॉमी मोरलिटी। तो उन्हीं में विशेषता आती है, एक तो ट्रांजिशन की और एक आती इगोसेंट्रिज्म की। तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 19 है, जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास
के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता है जो मूल सक्रियात्मक सोच को पूर्व सक्रियात्मक सोच से अलग करती है? देखिएगा, इंद्रिय समन्वय, ये है ना इंद्रियों का समन्वय, ये आपकी कहीं ना कहीं सेंसरी मोटर स्टेज से संबंधित नहीं है चीनी प्याजी की जो पहले नंबर की है, तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है हमें, क्योंकि हमें तो पूर्व सक्रियात्मक और मूल सक्रिय इनके आधार पर ही अलग करना है। और वस्तु स्थायित्व है, ये भी आपकी सेंसरी मोटर स्टेज की विशेषता है। तो इन दोनों को देखेंगे ना तो ये दोनों ही राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों ही विशेषता मूल सक्रियात्मक की है। विकेंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण बोल सकते हैं इसे, या विकेंद्रण कह रखा है, हम डिसेंट्रलाइजेशन कह रहे हैं। और दूसरा या तीसरा ऑप्शन था कंजर्वेशन। ये दोनों ही विशेषता मूल सक्रियात्मक यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज की विशेषता होती है। तो ये दोनों ही आंसर होंगे 2 और 3, क्योंकि मूल सक्रियात्मक सोच को पूर्व सक्रियात्मक से अलग करती है, तो वो ये 2 और 3 नंबर ऑप्शन करेंगे। बालक का विकास प्रारंभ होता है, बालक का विकास प्रभावित होता है, ये पूछा है, तो वो दोनों से होगा, वंशानुक्रम, वातावरण से। एक किशोर के शारीरिक विकास का मूल्यांकन किया जा सकता है, तो अगर इन सभी ऑप्शनों को देखें तो हम कहेंगे उसके द्वारा किए गए शारीरिक कार्यों के आधार पर। क्वेश्चन नंबर आपका 22वां है कि निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था में सामाजिक विकास की एक सामान्य विशेषता नहीं है? अगर आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे, किशोरावस्था में सामाजिक विकास की एक सामान्य विशेषता नहीं है। देखिएगा, जैसे साथी समूह का प्रभाव रहता है, बिल्कुल दोस्तों की बातों को मानता है ज़्यादा, नया सामाजिक समूह बनाता है, पहचान की खोज रहती है उसे। लेकिन अभिभावकों के साथ सामाजिक संबंध हो, ऐसा कहना सही नहीं है। ये सामाजिक विकास की एक विशेषता नहीं होगी, और ये विशेषता उसमें पाई भी नहीं जाती है, क्योंकि अपने आप को समाज में एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है। ये किशोरावस्था की विशेषकर एक कह सकते हैं विशेषता है उसकी। 23 देखिएगा, जैसे 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ कर देता है, ये रीट में पूछा हुआ ऑलरेडी क्वेश्चन है। इसमें उसमें ऑप्शन थे कक्षा एवं विद्यालय, तो लेकिन इसमें विद्यालय ही दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद है अरु कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया है। जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे इस तरह की तरक देते हैं? तो आप जानते होंगे, क्या जानते होंगे, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था राइट आंसर हो जाएगा। इसमें एक अवस्था आती थी एनिनिज्म, यानी जिसे बोलते थे जीववाद। पढ़ी तो हो गया आपने। और जीववाद क्या होता था कि हम निर्जीव चीज को भी क्या समझें, सजीव। तो यही तो काम कर रहा है, क्योंकि रस्सी कैसी है, रस्सी तो एक आपकी निर्जीव है, रस्सी आपकी एक निर्जीव है। उसे क्या समझ रही है वो कि इसने मुझे आउट किया है, तो वो सजीव समझ रही है रस्सी को। तो ये विशेषता किसकी है, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था की। तो इस वजह से राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बालक वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात कर रहा है, तो ये संवेदी गामक, अरे क्या बोल रहा हूँ मैं, संवेदी प्रेरक कह लीजिएगा या सेंसरी मोटर स्टेज कह लीजिएगा। एक तो पर्यायवाची में नाम इतने सारे बन जाते हैं, मालूम नहीं पड़ता। इससे पता पड़ता है कि संवेदी प्रेरक चरण बोलिएगा, सेंसरी मोटर स्टेज बोलिएगा, ये संवेदी गामक अवस्था भी बोल देते हैं हम इसे। तो वो डिपेंड करता है ऑप्शन क्या दे रखे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना सही नहीं है, ये संबंधित है। तो ये हमारी संवेगात्मक विकास से संबंधित होगा ये स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, विकास के फलस्वरूप व्यक्ति की नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, ये श्रीमती हरलॉक का स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये कह रहा है शीर्ष पदोन्मुख सिद्धांत कहता है कि शीर्षावस्था में, तो हम कहेंगे सिर से पैर विकास होता है, सेपेलो कॉर्डल दे रखा है। शीर्ष पदोन्मुख का मतलब सेपेलो कॉर्डल है, ये देखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। लेव वाइगोस्की का मानना था कि विकास कैसा होता है, देखिए प्रकृति में असत्य तो होता नहीं है, ये तो जो कहते हैं सतत होता है विकास। बाकी अनुवांशिक प्रोग्राम की अनफोल्डिंग ये इस प्रकार की बात की ही नहीं उन्होंने। सीधे परिपक्वता के परिणाम से होता है, ये भी बात नहीं की उन्होंने ये कहा है सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है, ये बात सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। बाकी देखिए, ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था जो प्याजे के ठोस सक्रियात्मक अवस्था के समान होता है। ब्रूनर का भी यही सिद्धांत है जो आपके जीन प्याजे ने दिया था, क्योंकि दोनों के नाम वैसे ही आते हैं, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। तो ब्रूनर ने भी दिया था, प्याजे ने भी दिया था। प्याजे ने अपने सिद्धांत के अकॉर्डिंग बच्चों की 4 अवस्थाएं बताई थी, ठीक है, लेकिन ब्रूनर ने 3 बताई थी। अब बताइए 3 में से कौन सी अवस्था है जो ठोस सक्रियात्मक अवस्था के समानांतर है? तो देखिएगा, हमने पढ़ा है, देखो मैं इंग्लिश में बता देता हूँ, क्योंकि हिंदी में क्या है कि कन्फ्यूजन रहता है हमेशा इन अवस्थाओं को लेकर।
पहले नंबर की है इनएक्टिव, दूसरे नंबर की होती है आइकॉनिक। ये किसकी अवस्थाओं की बात कर रहा हूँ मैं, ब्रूनर की बात कर रहा हूँ। तीसरे नंबर पर आती है सिम्बॉलिक। सिम्बॉलिक तो ये सिम्बॉलिक होती है ना, जिसे संकेतार्थ बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। ये वाली अवस्था है ना, ये ठोस सक्रिय अवस्था जो ब्रूनर वाली है, इससे समानांतर है, यानी जो उसकी उम्र होगी वो इसी की होगी, ऐसे कह सकते हैं, या उसकी विशेषता होंगी ये इसकी होंगी। सिंपल सा लॉजिक ये है, ठीक है। अब देख लीजिए, इनएक्टिव को कह रहा है यहाँ पे सक्रिय अवस्था, आइकॉनिक को कह रहा है प्रतिबिंबात्मक अवस्था, और सिंबॉलिक को कह रहा है संकेतात्मक अवस्था। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 8 से 12 वर्ष की आयु के बालक का संबंध प्याजे के नैतिक विकास सिद्धांत की किस अवस्था से संबंधित होगा? तो वो होगा नैतिक समानता, या कह सकते हैं मॉरल इक्वलिटी। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ध्यान रखना। जीन प्याजे ने भी मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी 1965 के लगभग में। उसका शिष्य रहा था लॉरेंस कोहलबर्ग, फिर उसने 3 लेवल 6 स्टेज अलग प्रकार से बांटी थी। तो ये ध्यान रखना, जीन प्याजे से भी नैतिक विकास सिद्धांत को लेकर क्वेश्चन बने। ये सभी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछे हुए क्वेश्चन है। जो इसमें एक ये था, इससे पहले भी आया था एक, जिसमें हमने ट्रांजिशन और कहीं ना कहीं ट्रांजिशन और एक स्टेज की और बात की। तो देख लेते यार, देखो पीछे मैं बता भी दूं कहाँ पे पूछा। अरे कहाँ गया ये, कौन सा वाला था, ये रहा। ये ना प्याजे के अनुसार नैतिक विकास की अवस्था इंगित कीजिएगा। तो है ना संकरण अवस्था और आत्म केंद्रित अवस्था, ये भी आपकी जीन प्याजे की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी ना उसी से संबंधित है। और ये भी क्वेश्चन था जो लास्ट हम कर ही रहे थे, लास्ट क्या ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, 32 नंबर क्वेश्चन है, ब्रेजेस के अनुसार उत्तेजना किस विकास का भाग है? तो ये हमारी संबंधित होती है, ये तो हमारे संवेगात्मक विकास से ही होगी ना उत्तेजना। जैसे ब्रेजेस कहते हैं कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसमें केवल उत्तेजना होती है, ठीक है। बाकी इसके एक क्वेश्चन आया था, अभी आपने देखा कि ईर्ष्या है वो आपकी 1 वर्ष से पहले विकसित नहीं होती बच्चे में। तो कब से होती है? ये करीबन होती है 18 माह से लेकर 24 माह, यानी 2 वर्ष के लगभग, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हमने किया इसी पेपर में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, 33 नंबर, ये कह रहा है नेहा खुद को अपनी माँ द्वारा लाई गई या लाई मिठाई के जो मेहमानों के लिए खाने से रोकती है, यह सोचकर कि खाने से वह पकड़ी जा सकती है। कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार नेहा नैतिक विकास की किस अवस्था में? तो वो डर रही है निश्चित तौर से सजा मिलेगी अगर वो चोरी करेगी या उसे खाएगी मिठाई को। तो निश्चित तौर से ये आपकी कह सकते हैं पूर्व परंपरागत की पहले नंबर की स्टेज हो गई है, ठीक है। क्योंकि इन्होंने 3 लेवल में बांटा था, जिनमें से पहला लेवल था पूर्व परंपरागत, और पूर्व परंपरागत में आपकी 2 स्टेज थी, 1 नंबर की 2 नंबर की। जो पहली थी वो यही थी, सजा और आगे का था विवरण, जिसे कहते हैं पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। तो ये इसी की विशेषता हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। प्याजे के अनुसार किशोरावस्था में संज्ञान तो विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है? वही हो जाएगी औपचारिक कार्यात्मक अवस्था, इसे ही फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज या एब्स्ट्रैक्ट भी बोल देते हैं इसे ही, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। निम्न में से वृद्धि और विकास के कौन सी आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? तो ये सभी हो जाएंगे, चाहे शारीरिक हो, सामाजिक हो, नैतिक हो, बौद्धिक हो, संवेगात्मक हो, ये सभी सही हो जाएंगे। निम्न में से किस अवस्था में बालक अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? तो ये विशेषता किससे संबंधित है? अगर ओवरऑल देखें ना, ये क्वेश्चन बहुत विवादित रहता है, लेकिन ये उत्तर, एक सेकंड, बालक अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन बड़ा डाउट का है, इसलिए है कि ये सीटेट में पूछा ना, तो इसका राइट आंसर किशोरावस्था बना था। बालक अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। जब भी सक्रिय की बात आती है ना, तो फिर हम किशोरावस्था पे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्याजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के चरणों का सही क्रम क्या होगा? देखिएगा, पहले नंबर पर सेंसरी मोटर स्टेज, यानी देखिए इधर आइएगा, देखो हिंदी में आपको जानते हो तो उस हिसाब से देख लें। देखिए सेंसरी मोटर स्टेज पहली होती है, प्री ऑपरेशनल होती नहीं है, फॉर्मल पहले होती नहीं है, ये सेंसरी मोटर है, सही बात है। फिर उसके बाद प्री ऑपरेशनल, तो इसमें कॉन्क्रीट दे रखी है, तो ये गलत हो गया, 1 नंबर सही हो जाएगा। यानी संवेदी चारक प्रण, पूर्व सक्रियता चरण, मूल सक्रियता चरण, औपचारिक सक्रियता चरण। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं 38 नंबर। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? अच्छा, इसमें से देखना है। अगर आप देखें, देखो शारीरिक विकास भी होता है उनमें, ठीक है, मानसिक विकास भी होता है,
शारीरिक विकास हो गया, मानसिक विकास होगा, समूह का महत्व भी होता है क्योंकि वो दोस्तों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। लेकिन ये तीव्र समायोजन है ना, ये तो गलत हो जाएगा। अब बताइए वो अपने जो भी अभिभावक होते हैं या पेरेंट्स होते हैं उनके साथ सामंजस्य तो होता ही नहीं है, और ना ये अपने आप को समाज में एडजस्टमेंट कर पाते हैं। कौन? किशोरावस्था की विशेषता यही तो होती है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये कह रहा है तीव्र समायोजन करते हैं जबकि समायोजन नहीं करते। हमें यही पूछा था किशोरावस्था की कौन सी विशेषता नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 39। प्याजे के अनुसार विकास की अवस्थाओं में तो वह अवस्था जिसमें बालक अनभिज्ञ होता है कि यद्यपि कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है फिर भी वह अस्तित्व में, तो वह अवस्था कहलाती है। तो ये संवेदीगामिक अवस्था होती है ना, जिसमें सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। इसमें कहीं ना कहीं ये ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात कर रहा है, ठीक है। जैसे परमानेंस वस्तु स्थायित्व कहते हैं ना, ये वही पूछ रहा है हमसे, वस्तु स्थायित्व। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, यानी सेंसरी मोटर स्टेज में इसकी बात की जाती है, ऑब्जेक्ट परमानेंस की। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की 5वीं अवस्था कौन सी है? 5वीं आती है भाई आपकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें देखिएगा कहीं है, ये यही राइट आंसर हो जाएगा। देखो अब इंग्लिश में बताऊंगे, नहीं पता, यहाँ देखिएगा। एक तो थी आपकी प्री कन्वेंशनल, एक थी आपकी कन्वेंशनल, एक थी पोस्ट कन्वेंशनल। पोस्ट कन्वेंशनल तो इसको 2 भागों में, फर्स्ट और सेकंड, इसको 2 भागों में, 3 और 4 में, ठीक है। और इस लास्ट वाली को 5 और 6 में, 5 और 6 में। तो इस 5 वाले का नाम पूछा है क्या है? 5वीं व्यवस्था। तो इसे बोलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? यही हो जाएगा, कौन सा? सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, संज्ञानात्मक विकास का निर्धारक कौन होगा? हमारे माइंड की बात कर रहा है। तो देखिएगा संज्ञानात्मक की जब भी बात होगी ना, तो ये कहीं ना कहीं हमारी हेरिडिटी होती है ना, उससे संबंधित होगा। जैसे हमारे पेरेंट्स होंगे ना, जैसे बुद्धिमान है तो बच्चा बुद्धिमान पैदा हो जाए, तो फिर कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि ज़्यादातर निर्धारक तत्व होगा वो हेरिडिटी माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। मौजूदा ज्ञान में नई जानकारी शामिल करना एसिमिलेशन। एसिमिलेशन को कहते हैं आत्मसातीकरण। ऑप्शन नंबर 2 सही। प्याजे द्वारा प्रतिपादित बालक के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में 7 से 12 वर्ष की अवस्था मूढ़ सक्रियात्मक, अपनी सामाजिक विकास की प्रक्रिया में बालक समूह बनाता है। वो अवस्था समूह बनाना, तो समूह देखिएगा वो बाल अवस्था में होगा, समूह बनाना, या समूह बनाता है बालकों का, तो बाल अवस्था की विशेषता हो जाएगी। वैलेंटाइन के अनुसार शेष अवस्था है, तो हम ये कहिए, वो तो ये कहते हैं, क्या कहते हैं, सीखने का आदर्श काल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। किशोरावस्था वह काल है जिसमें बालक बालिकाएं, जिनमें यानी बालक बालिकाएं मानसिक, भावात्मक, सामाजिक और शारीरिक रूप से बाल्यावस्था से वयस्क अवस्था की ओर बढ़ते हैं। ये स्टेटमेंट किससे संबंधित है? तो ये संबंधित हो जाएगा आपके जरसील्ड का। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी होती है, ये स्टेटमेंट किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपके मानसिक विकास से संबंधित, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से किस विशेषता को समझाने के लिए प्याजे ने 3 पर्वत समस्या का प्रयोग किया था? ये क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछा था। तो ये अहम केंद्रवाद से संबंधित है। जो 3 पर्वत की समस्या का प्रयोग किया था वो ईगोसेंट्रिज्म को लेकर किया था। ब्रूनर द्वारा प्रदत्त संज्ञानात्मक विकास की सर्वोच्च अवस्था कौन सी है? तो वो 3 अवस्थाएं थी, इनएक्टिव स्टेज और एक सिंबॉलिक और एक और थी आइकॉनिक, ठीक है। तो इसमें से सर्वोच्च अवस्था कौन सी थी? तो वो लास्ट वाली हो जाएगी सर्वोच्च, सही है ना। तो सही है, देखिएगा कहीं तो इसे संकेतात्मक कह रहा था अभी, संकेतात्मक अवस्था, अब कह रहा है इसे प्रतीकात्मक, सिंबॉलिक। तो पर्यायवाची कुछ भी आ जाते हैं, तभी मैं कह रहा था इंग्लिश में याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, क्योंकि देखो एक तो इनएक्टिव थी पहले नंबर की अवस्था में, दूसरी थी आइकॉनिक, तीसरी थी सिंबॉलिक। तो ये 3 ही अवस्था में बांटा, तो यही तो होगी फिर सर्वोच्च अवस्था तीसरे नंबर की। तो ऑप्शन नंबर इसका इस प्रकार 4 हो गया था। हाइंज डिलेमा का संबंध किस सिद्धांत है? तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत में विश्वास बना अविश्वास विकास की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था से संबंधित होता है? तो ये शुरुआती अवस्था होती है जिसे शैशवावस्था कहते हैं। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट एरिक्सन की मनोसामाजिक की पहली अवस्था होती है सिद्धांत में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा नेक्स्ट,
तो ये कह रहा है कि ब्रॉन के सिद्धांत के अनुसार बालक के माता पिता के कार्य क्षेत्र का परिवेश है वह स्थानांतरण किस पारिस्थितिक तंत्र में आएगा। अगर आपने कह सकते हैं ब्रॉन ब्रेनर ने ना जिनका इकोलॉजिकल मॉडल दिया था इन्होंने, ठीक है, तो उसमें 5 इन्होंने कह सकते हैं स्टेजें बताई थी कि बच्चों के चारों ओर वातावरण इस प्रकार का पारिस्थिति पाई जाती है। तो उसमें बताइएगा कि माता पिता के जो कार्य क्षेत्र होता है ना उसका परिवेश और स्थानांतरण किस पारिस्थितिक तंत्र में आएंगे, ये संबंधित होगा आपके तीसरे नंबर का आता है एक्जो, इसमें आएगा क्योंकि पहला होता है माइक्रो, फिर होता है मीजो, फिर तीसरे नंबर पर आता है एक्जो, फिर आता है एक्जो के बाद है कह सकते हैं मैक्रो के बाद आता है फिर क्रोनो। इस प्रकार 5 थे, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गति कौशल है, ये अभी हमने किया ना, जिसे कहते हैं ग्रॉस मोटर स्किल। मैंने बताया था जैसे कि किसी का दौड़ना, यानी शरीर के सभी अंग काम करने चाहिए, जैसे ग्रॉस मोटर स्किल कहते हैं। तो इसमें से देख लीजिए ऐसा कौन सा है। देखो तैरने में हाथ पैर काम करते हैं तो ये हो सकता है। बाकी एक कागज पर प्रतिरूप रेखा के अनुसार काटना, कहीं ना कहीं इसमें एक हाथ का ही काम हो रहा है, तो एक ये नहीं होगा। ये किसका होगा फिर, सूक्ष्म के हो जाएंगे। ये वाला सूक्ष्म का है। ये बुनाई करने वाले भी उंगलियों से ही होती है, यानी हाथों के थ्रू उंगलियों से, तो ये भी सूक्ष्म में जाएगा। ये कागज पर बड़े आयतकार रूपरेखा, ये भी सूक्ष्म में जाएगी। तो इसमें से केवल एक तैरना था जिसमें हाथ पैर सभी शरीर का संतुलन चलता है, तो हम कहेंगे 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। प्याजे के अनुसार एक बालक द्वारा निजी वस्तुओं को सजीव चित्रण करना कहलाता है, इसे कहते हैं जीवा, जिसे एनिनिज्म कहते हैं। ये पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता होती है। निम्नलिखित में शारीरिक विकास का क्षेत्र कौन सा होगा, तो ये सभी हो जाएंगे, चाहे हमारी जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हों या हमारी हड्डियों का मजबूत होना या हमारा नर्वस सिस्टम हो, तो ये सभी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। कि विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति भी भिन्नता होती है, यह भिन्नता विकास के संपूर्ण काल में यथावत बनी रहती है। ये परिभाषा किसकी है, तो ये स्टेटमेंट संबंधित हो जाएगा डगलस और हॉलैंड का। 57 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कर सत्य कथन पहचानिएगा। विकास सार्थक अभिवृद्धि के अभाव में असंभव है, ये क्या कह गया। अब वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक है, ये बात तो सही है, ठीक है। और भी ऑप्शन देख लेते हैं, क्या कह रहा है इसमें। ये तो ये कह रहा है कि केवल एक कथन, केवल 2 कथन एक होता हो ना। देखिएगा एक चीज ध्यान रखिएगा, ये चीज़ को तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि वृद्धि और जो विकास होता है ना वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, यानी पूरक होते हैं। लेकिन ये क्या कह रहा था, देखिएगा कि विकास सार्थक अभिवृद्धि के अभाव में असंभव है, ऐसा नहीं है, समझ रहे हो। यानी ये कह रहा है कि यानी जो वृद्धि होगी ना तो विकास नहीं होगा, और या फिर ऐसे ही कह सकते हैं वृद्धि होगी तो विकास नहीं होगा। तो ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि वृद्धि होगी तो विकास भी साथ में चलेगा, या विकास होगा तो वृद्धि उसके साथ में चलेगी। अब ऐसे नहीं कह सकते वृद्धि हो रही है तो उस टाइम पे विकास नहीं हो रहा है, तो ये वाला असंभव है ना, ये गलत है। ये कह रही थे यहाँ पे संभव है तब सही हो जाता, समझ रहे हो ना। ये स्टेटमेंट है ना आरपीएससी सेकंड ग्रेड में, सॉरी फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ है या सेकंड किसी में पूछा हुआ है, लेकिन उसे और तरीके से पूछा है। यहाँ पे इन्होंने असंभव शब्द डालकर थोड़ा कन्फ्यूजन सा कर दिया। फिर भी अगर आपको नॉलेज थी तो उस आधार पे भी कर सकते, क्योंकि ये तो सही था, तो ये गलत हो जाएगा। ये असंभव नहीं होगा, संभव होगा, तो इस वजह से तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, फिर ऑप्शन नंबर 2 पे ही जाएंगे, यही सही था। और क्वेश्चन नंबर देखिएगा 58, ये कह रहा है कि व्यवहारों का एक संगठित पैटर्न जिसे आसानी से दोहराया जा सकता है उसे क्या कहेंगे, तो इसे कहते हैं हम स्कीम्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, स्कीम्स। ये कह रहा है व्यवहारों का एक संगठित पैटर्न जिसे आसानी से दोहराया जाता है उसे तो स्कीम कहते हैं, और स्कीमा कहते हैं पैकेट्स ऑफ नॉलेज, जो भी हमारे दिमाग में चीज़ है, यानी कह सकते हैं नई नई परसेप्शन है या नॉलेज घुसती है तो उसे बोलते हैं स्कीमा। वो अलग चीज़ होती है, स्कीमा नॉलेज से संबंधित। ये स्कीम से किसी व्यवहार को हम बार बार उसी को दोहराते रहे, उसे बोलते हैं स्कीम्स। अनुकूलन तो जानते होंगे, और समायोजन, एडजस्टमेंट, ये सभी चीज़ें। हालांकि जो हमें पूछा था उसका तो राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, यानी जिसे बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड, तो इसकी विशेषता है वो बताना। अनुकरण करने की होती है, प्रश्न करने की होती है, खिलौनों की आयु होती है। ध्यान रखना खिलौना होता है वो टॉय एज होता है, और इक्वेशन हो रहा था प्ले एज, तो प्ले एज होती है ना, ये उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता हो जाती है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये तीनों ही सही है, तीनों सही है, क्योंकि ये आरटेट 2011 में पूछे हुए क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन पूछा था उसी के ऑप्शन डाल दिए इसमें। क्वेश्चन नंबर 60 है, संज्ञानात्मक विकास का वह स्तर जहाँ बालक स्वयं
पहुंच सकते हैं एवं संज्ञानात्मक विकास का वो स्तर जहाँ किसी की सहायता से पहुंचा जा सकता है। वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार इनके बीच के अंतर को क्या कहते हैं? इनके बीच के अंतर को ZPD कहते हैं। मानव विकास को प्रभावित करने वाले वातावरणीय कारक कौन से होंगे? अगर आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें, जैसे जीवन में घटित घटनाएं और दुर्घटनाएं, परिवार एवं विद्यालय और आनुवंशिकता है, हमें केवल वातावरण ही बताने हैं, तो आनुवंशिकता तो आएगी नहीं उसमें, समझ रहे हो ना? परिवार विद्यालय आ जाएंगे, जीवन से घटित घटनाएं आ जाएंगी, तो हम ये कहेंगे एक और दोनों किस में, एक और दो, तो केवल एक नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा, नियमों और परंपराओं का तार्किक व आलोचनात्मक ढंग से मूल्यांकन कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के सोपान के अंतर्गत आएगा। यानी आप एक तार्किक भी दे रहे हो, आलोचनात्मक ढंग से मूल्यांकन, यानी ये विशेषता किससे संबंध है? अगर हम सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन से संबंधित नहीं हो जाएगी। ये 5 नंबर की अवस्था थी, ये लेबर किस में आएगी? 3 में, यानी पोस्ट कन्वेंशनल में आएगी, ऐसे बोल सकते हैं। उसकी 5 नंबर की अवस्था है और 6 नंबर की होती है एथिकल वाली, वो संबंधित नहीं होगी, केवल 5 वाली होगी, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव और प्रत्ययों पर होती है, तो सिंपल सा है 7 से 12। समझ रहे हो ना क्या कह रहा था? जो आपकी लास्ट वाली स्टेज होती है ना, उससे पहले जो मूर्त अनुभव है उनको ही आपको इम्पोर्टेंस देनी है, इसी के आधार पर यह अवस्था बतानी थी, तो 7 से 12 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सी विशेषता बाल्यकाल की है? अगर आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे, देखिएगा ये कह रहा है बाल्यकाल की शारीरिक व मानसिक विकास पूर्णतः स्थिर हो जाता है। ये बात तो देखिएगा, बाल्यावस्था होती है उसमें स्थिर नहीं होता है, ये कह सकते हैं स्लो हो जाती है, कंपैरिजन टू जो शेष अवस्था होती है उसमें ज़्यादा होता है शारीरिक और मानसिक विकास तेजी के साथ। एक होता है किशोरावस्था में, बाल्यकाल में मतलब धीमा पड़ जाता है, ऐसे कह सकते हैं, स्थिर नहीं होता है, यानी वो रुक नहीं जाता है, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। बाकी संग्रह करने की प्रवृत्ति तो होती है इनमें, तो देखिएगा, तो फिर इसमें यार इसमें दूसरा ऑप्शन कहाँ गया? क्योंकि देखिएगा इसमें 1 और 2 ही दे रखे हैं, ध्यान से देखें तो आप, मुझे तो तीसरा दिखाई नहीं दे रहा, आपको दिखाई दे रहा है क्या? मुझे भी 2 ही दिखाई दे रहे हैं, जो 1 और 2 मानिए इसे, वैसे 2 कर लीजिएगा, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला तो गलत ही हो गया, तो ये तो हो ही नहीं सकता, 2 ही हो सकता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन है उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता से संबंधित है? तो ये क्वेश्चन शुरुआत का भी या सेकंड क्वेश्चन हो सकता, तीसरा चौथा पूछा हो, इसी प्रकार का पूछा था। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, देखिएगा ये कह रहा है कि माता पिता की दृष्टिकोण से उत्पाती अवस्था होती है, और दूसरा ऑप्शन है काम उत्तेजना की दृष्टि से सुप्त अवस्था होती है। ये बात तो सही है, सुप्त अवस्था, ठीक है, यानी ये अवस्था उत्तर वाली अवस्था की विशेषता होती है। माता पिता की दृष्टि से उत्पाती अवस्था, उत्पाती को इंग्लिश में क्या कह रहा है? अग्रेसिव स्टेज, तो ये भी विशेषता सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इस उत्पाती अवस्था को ध्यान रखना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि कॉल और बरसने वाले अवस्था को अनोखा काल कहा है, तो किस वजह से कहा है? तो उन्होंने कहा है इसे संवेगात्मक विकास की अवस्था, ठीक है, यानी अनोखा काल है कौन सा? संवेगात्मक विकास अवस्था को कहा है। सृजनात्मक क्रियाओं के आरंभ की अवस्था कौन सी होती है? यानी क्रिएटिविटी से संबंधित, तो देखिएगा क्रिएटिविटी होगी ना, ये संबंधित आपके बाल्यकाल में ही आ जाती है, या प्रारंभ होती है, ऐसे पूछा है तो वो बाल्यावस्था ही हो गई। बालक का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा प्रथम 3 वर्षों में हो जाता है, यानी उसका आधा प्रथम 3 वर्षों में हो जाता है। उक्त कथन किसका है? ये अच्छा कुछ है, जब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं उनमें भी आता है और विशेषता में भी आता है। ये गुड एनफ की विशेषता है, यानी सॉरी डेफिनेशन है, ये स्टेटमेंट है उनका। ये कह रहे मानव विकास आदि में चलता रहता है यदि 2 व्यक्ति बराबर नहीं होते, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? अगर ओवरऑल आप सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो हम कहेंगे समान प्रतिमान के सिद्धांत को यह पालना करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग कर वस्तु की पकड़ता है या वस्तु को पकड़ता है, ठीक है। धीरे धीरे वृद्धि एवं विकास के रूप में बच्चा उंगलियों और अंगूठों का उपयोग करके वस्तु को उठाने के लिए करता है। इस प्रकार की प्रगति क्या कहलाती है? देखिएगा इसमें ऑप्शन चेंज कर दिया है, ये है ना विशिष्ट से व्यापक कार्रवाई, इसे इधर की तरफ रखेंगे ना तो यही रीट में क्वेश्चन बना था 2018 में। ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया, लेवल 2 में पूछा था। ये होगा नहीं, सेबल गोल्ड होगा नहीं, तो इसमें प्रॉक्सिमल टेस्ट होगा। देखिएगा इसके अन्य नाम क्या हो सकते हैं? एक तो सामान्य से विशिष्ट हो जाएगा, यही नाम सामान्य से विशिष्ट,
ठीक है। एक हो जाएगा व्यापक से विशिष्ट, सामान्य से विशिष्ट हो गया, एक व्यापक से विशिष्ट, सही है। इन प्रॉक्सिमोडिस्टल को ही सामान्य से विशिष्ट बोल सकते हैं या व्यापक से विशिष्ट या प्रॉक्सिमोडिस्टल, वो एक ही बात है, क्योंकि पहले पूरी हथेली से कर रहा था कोई काम, फिर वो धीरे धीरे उंगलियों से और अंगूठे से करने लगा, यानी विशिष्ट हो गई उंगली और अंगूठे, और पूरी हथेली क्या थी, सामान्य थी। तो इस वजह से ये सभी सही थे, यानी प्रॉक्सिमोडिस्टल भी प्रगति सही है, सामान्य से विशिष्ट भी सही है, व्यापक से विशिष्ट, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 ही सही रहेगा। बालक सहयोगात्मक खेलों में अधिक रुचि लेने लगते हैं। उक्त कथन जीन पाजी नैतिक विकास सिद्धांत के किस तरह से संबंधित होते हैं? ये संबंधित होते हैं आपकी नैतिक समानता से, यानी मॉरल इक्वलिटी। ये 2-3 बार क्वेश्चन बन चुका है ये वाला, इसी पेपर में आपने ध्यान दिया होगा। अब मिलान कीजिएगा, ये शायद रीट लेवल फर्स्ट 2022 में पूछा है, ये मैंने पेपर सॉल्व करवाया, इसे मुझे मालूम है, ठीक है। देखिएगा क्या पूछा है कि इनमें विकास के सिद्धांत उनके सही वर्णन से मिलान कीजिएगा। एक है समीप दूरा में कहीं ना कहीं प्रॉक्सिमोडिस्टल है, ये देखिएगा प्रॉक्सिमोडिस्टल, इसका मतलब होता है केंद्र से बाहर की ओर या केंद्र से परिधि की ओर। तो देखिए शरीर के केंद्र से बाहर की ओर परिधि, तो इसे इससे मिलाइएगा, तो ये 4 से। अब देखिएगा सिर पदाम यानी सिर से पैर से पहले कोडल बोलते हैं, पहले यानी पहले का चौथा हो गया और दूसरे का पहला हो गया। एक है अंतर्वैयक्तिक विभिन्नता और दूसरी अंतरावैयक्तिक। एक बार इनकी इंग्लिश देखिएगा, देखो इंटर होती है ना, ये दूसरों की भावनाओं को समझने से संबंधित होती है। इंट्रा होती है हमके मतलब सिर्फ के ज्ञान या सब चीज़ों को समझने वाली या अपनी आत्मा को समझने वाली चीज़ें होती है इसके अंदर, यानी अपने आप से संबंधित होती है, ऐसे बोल सकते हैं। तो अब इनका मिलान कीजिए, देखिएगा एक काम कीजिएगा, हमने दो तो मिला लिए, इन दोनों को देख लीजिएगा। देखिएगा पहले का चौथा था, इसमें भी है, फिर उसके बाद हमने दूसरा मिलाया, दूसरा का पहला था, दूसरे का पहला था, तो 1 नंबर राइट हो जाएगा। क्योंकि इसके बाद देखिएगा इसमें तो 2 आ रहा है, हमें जबकि 1 मिलाया था, तो इस वजह से बाकी 2 और 3। और देखिएगा 2 3, इसका मतलब 2, इसका मतलब 3, तो इसे मिलाइएगा 2 से, तो ये हो जाएगा विभिन्न बच्चे भिन्न दर से बढ़ते हैं और अंतराव्यक्त हो जाएगा इससे संबंधित। तो इस प्रकार इसका मिलान नंबर या कह सकते हैं जो भी कूट दे रखी, तो उसमें ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि व्यक्ति अपने मत या दृष्टिकोण को ही महत्व देता है, दूसरों के मत को नहीं समझता। उक्त कथन किशोरावस्था की किस विशेषता से संबंधित है? तो अगर हम देखें तो ये कहीं ना कहीं देखो हम ईगोसेंट्रिज्म में पढ़ते हैं, अहम केंद्रवाद, सही है ना, हम दूसरे के नजरिए को इग्नोर करते हैं, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा ये किशोरावस्था में भी गुण पाया जाता है और कहीं ना कहीं आपकी जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है ना जिन्हें पैदे की, जैसे पूर्व सक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं, उसमें भी पाया जाता है। तो ये ध्यान रखना, ये दोनों जगह पाया जाता है अहम केंद्रवाद। अब देखिए रॉबर्ट हेवीवेस्ट के अनुसार मध्य बाल्यावस्था के विकासात्मक कार्यों में शामिल नहीं है। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो हम कहेंगे पुरुषोचित व स्त्री सामाजिक भूमिका को प्रदान करता है, ये वाला नहीं होगा, बाकी ये तीनों संबंधित हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, प्याजे के नैतिक विकास सिद्धांत के किस स्तर पर बालक यह मानता है कि जो कुछ भी बड़ों के नियमों कायदों आदि के द्वारा तय किया जाता है वो उचित और सही है। तो इसे देखें तो कहीं ना कहीं ये हमारी नैतिक यथार्थवाद यानी जो वास्तविकता है ना उससे संबंधित होता है, ठीक है। यथार्थता तो एक्यूरेसी, तो इसी से संबंधित हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि किशोरावस्था में बालक अच्छाइयों से तैयार होते हैं, दर्पण में अपने चेहरे को देखते हैं तथा केवल अपने आप से प्यार करते हैं। फ्राइड ने इसे किशोरावस्था की कौन सी विशेषता कहा है? इसे कहा है आत्म, इसे बोलते हैं यहाँ पे है नहीं, ये सेल्फ लव दे रखा है, इसकी जगह पे आता है नार्सिसिज्म। ये तो पढ़ा होगा नार्सिसिज्म, अपने आप से प्रेम। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, मध्य बाल्यावस्था की अवधि क्या होती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी होगी 6 से 11 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अगर आप देखेंगे इन सभी को पढ़ के देख लीजिएगा, उसी हिसाब से मालूम पड़ पाएगा। अब इसमें कोट भी दे रखे हैं, उन्हें भी सामने कर लीजिएगा। आसानी ये रहेगी कि कोटों से अगर हमें एक तो भी आंसर मालूम होते हैं ना तो आसानी होती है पहचानने में। देखिएगा पहला ऑप्शन है, यह समझना कि जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, ये वाला तो स्टेटमेंट गलत है। हमें अद्वितीय समझना चाहिए, यूनिक समझना चाहिए प्रत्येक बच्चे को, तो ये तो गलत हो गया। विकास के एक पहलू में किसी भी समस्या की दूसरे को प्रभावित करने की संभावना होती है, ये बात सही है। विकास एक
अनुक्रमिक प्रक्रिया यानी सिक्वेशनल प्रोसेस होती है, ये भी बात सही है। 2 और 3 यानी बीओसी, बीसी ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखिएगा 79, ये कह रहा है कि जीन पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत के तृतीय स्तर पर नैतिक सापेक्षता के अंतर्गत शामिल होता है। ये तो अच्छा क्वेश्चन है। इसे कहेंगे कार्यों की व्याख्या, इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्शन। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन था। जीन पियाजे ने नैतिक विकास सिद्धांत को कितने स्तरों में बांटा था? तो वो बांटा था 3 स्तरों में, लेकिन हमने बस 2 ही चीजें पढ़ी है, एक तो हेटेरोनॉमी मोरलिटी, एक ऑटोनॉमी मोरलिटी, और एक मोरलिटी हमको मालूम नहीं है। ठीक है, तो इसमें 3 कह रहा है, 2 को ही मालूम है, तीसरी की हमें मालूम नहीं है। इसमें कह रहा है 3 अवस्था में बांटा था। नेक्स्ट देखिए, बालक समस्या समाधान वो बहुत सारी जो भी संभावनाओं को तलाश लेता है, चाहे वे मूर्त हो या अमूर्त हो। उपयुक्त कथन जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था को संदर्भित करता है? तो ये संबंधित हो जाएगा आपके कहीं ना कहीं औपचारिक सक्रियता अवस्था, जो लास्ट वाली स्टेज है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने मनोसामाजिक विकास सिद्धांत दिया था? वो थे एरिक्सन, जिन्होंने 8 अवस्था में बांटा था। इनमें से 145 वाली इंपॉर्टेंट रहती, 1, 4, 5। किस वस्तु यानी किस आयु तक बच्चा अपनी अनुपस्थिति में आंशिक रूप से छिपाई गई वस्तुओं का पीछा करना शुरू कर देता है? तो करीबन इसमें से क्या है? हम करीबन ये मानते हैं 18 माह से लेकर 24 माह, इसके मध्य में करने लग जाता है। ऐसा तो ऑप्शन है ही नहीं इसमें, तो फिर हम क्या करें? देखिएगा, आपने ये तो पढ़ी होगी, आंखों से ओझल हो जाना, यानी दृष्टि से ओझल हो जाने का मतलब आंखों से ओझल हो जाना। इस प्रकार के स्टेटमेंट देखे होंगे, ये सेंसरी मोटर स्टेज में ही जाते थे। ठीक है, दूसरा होता था ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब ये होता है उसके माइंड में है और मतलब वस्तु का स्थायित्व बनने लग गया है, तो ये विशेषता आंशिक रूप से छुपाई गई वस्तु का पीछा करने लग जाता है। ये यही है, समझ रहे ना? उसके दिमाग में अब ऑब्जेक्ट बनने लग गया। तो ये यार हम उम्र पढ़ते हैं ना सेंसरी मोटर स्टेज में, तो उसकी 6 उप स्टेज है। तो उनमें से जो 5 नंबर की होती है, एक 6 नंबर की, जो 6 नंबर की होती है ना, उसकी विशेषता होती है ये पहला मानचित्र बनना उसका। अब इसमें दे ही नहीं रखी तो हम इसे छोड़ रहे हैं। ठीक है, आप पढ़ के देख लेना, करीबन 2 वर्ष मानी जाती है। तो ठीक छोड़ रहे हैं हम इसे, क्योंकि ऑप्शन है ही नहीं उसमें ऐसे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा नेक्स्ट, एक व्यक्ति को गुण और अवगुण केवल अपने माता पिता से ही नहीं बल्कि अन्य पूर्वजों से भी प्राप्त होते हैं। तो ये वंशानुक्रम के किस नियम से सिद्धांत से संदर्भ है, यदि संबंधित है? अगर देखेंगे तो जीव सांख्यिकी का है ना नियम, ये आपके बीज में ने दिया था, तो उससे संबंधित है। इसमें होता है जैसे हमारे पेरेंट्स से हम मेहनत चढ़ाए तो 1/2 आए, फिर जो हमारे दादा दादी रहे होंगे यानी पेरेंट्स के पेरेंट्स, तो उनमें से 1/4 आए, फिर उससे पहले 1/8, फिर 1/16, फिर 1/32। ऐसे नहीं पढ़े होंगे आप, साइंस में भी आते हैं ये। तो ये बीजमैन का सांख्यिकी नियम था। किस आयु तक बालक का मस्तिष्क पूर्णतः विकसित हो जाता है? मस्तिष्क की बात कर रहा है पूर्णतः, तो ये संबंधित हो जाएगा 10 वर्ष तक। शैशव अवस्था की विशेषता नहीं है, स्वार्थी आत्म केंद्रित होता है, ये बात सही है। मूल प्रवृत्ति तक व्यवहार रहता है, ये भी सही है। और नैतिकता भावना प्रचुरता होती है, ये नहीं होती। ये तो मतलब क्या सामाजिक होता है इस उम्र में, तो बाकी मानव विकास में तीव्र होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट एक है, यदि बच्चे के पैर के तलवे को ठोका जाता है और तो पैर की उंगलियां ऊपर की ओर हो जाती हैं, फिर आगे की ओर मुड़ती जाती हैं, यानी मुड़ जाती हैं, फिर शिशु में पाए जाने वाले इस प्रकार के प्रतिवर्त को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स बोलते हैं इसे, यानी प्रतिवर्त को। तो बताइए क्या कहते हैं इसे? हम इसे कहते हैं पेवेंस्की। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। एरिक्सन के अनुसार बालक में आसक्ति के विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी होगी? तो ये संबंधित हो जाएगी आपकी विश्वास बनाम अविश्वास, यानी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ये पहले नंबर की अवस्था थी। बालक में समाजीकरण की पहली सीढ़ी कौन सी होती है? और पहली सीढ़ी तो परिवार ही होगा, तो ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 90 है। इसमें पूछा है कि एक बच्चा जो कि शब्द प्रवाह की क्षमता में उच्च या निम्न बाद की उम्र में भी रहेगा, यह वह किस महत्व का जोर देता है? ये हमारी आनुवंशिकता से संबंधित होता है। ये वाला क्वेश्चन है ना, रीट में ऑलरेडी बन चुका है। ये पहले हरियाणा टेट ने पूछा था इस क्वेश्चन को, फिर इसे कॉपी किया गया 2018 में, रीट में पूछा गया। ठीक है, और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे जो आपका 91 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ से आपके EVS के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, तो वो देख लेते हैं किस प्रकार के पूछे गए हैं। ठीक है,
तो देखिएगा 91 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा है बालक समाज की परंपराएं एवं संस्कार कहाँ सीखता है, तो वो अपने परिवार में ही सीखेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। इसमें पूछा है कि जैविकी संबंधों पर आधारित समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो हम ये कहेंगे वो आपका परिवार ही होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सामाजिक संरचना में परिवार की स्थिति होती है, तो ये संबंधित होगी केंद्रीय। संयुक्त परिवार की स्थापना का आधार क्या होता है, हम कहेंगे समष्टिवाद, जिसे कोलेक्टिविज्म कहते हैं। भारत में लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम जो कानूनी आयु है वो कितनी मानी गई है, वो आपकी जैसे लड़कों की तो हो जाएगी 21 वर्ष, लड़कियों की हो जाएगी 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि बाल विवाह रोकथाम के लिए सर्वप्रथम किस वर्ष बाल विवाह अवरोधक अधिनियम पारित किया गया था, तो ये किया गया था आपका 1929। नेक्स्ट है कि बाल विवाह का रोकथाम के लिए सर्वप्रथम प्रयास करने वाले समाज सेवी हरविलास शारदा का संबंध किस जिले से है, तो ये राजस्थान के किस जिले से है, तो ये है आपके अजमेर से। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी, तो इनकी स्थापना की गई थी आपकी, और ये हो जाएगा 26 सितंबर 1994। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसमें सामाजिक बुराइयां दे रखी हैं और आपको कोड के थ्रू बतानी है कौन कौन सी सामाजिक बुराइयां हैं। तो देखिएगा इनमें से देखिएगा, देखो बाल श्रम हो जाएगा, सागड़ी प्रथा भी हो जाएगी, कन्यावध हो जाएगा, दास प्रथा, त्याग प्रथा, इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। सामाजिक बुराइयां पाई जाती हैं तो ओवरऑल देखें तो हम कहेंगे एकल, संयुक्त परिवार तथा गांव और शहरों में सभी जगह पाई जाएंगी। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मानव दुर्व्यापार एवं बाल श्रम का निषेध हेतु संवैधानिक प्रावधान किया गया, वो कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो ये किया गया अनुच्छेद 23 में। नेक्स्ट देखिएगा कि कारखाना अधिनियम कब पारित किया गया था, तो ये संबंधित हो जाएगा आपका 1948। नेक्स्ट देख लेते हैं 103 नंबर, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाल श्रम जिसे निषेध एवं विनिमय संशोधन अधिनियम लागू किया गया था, तो ये किया गया था 2016 में। गुटखे के सेवन से होने वाला रोग कौन सा है, तो ये संबंधित हो जाएगा समम्यूकस फाइब्रोसिस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तंबाकू, जो भी तंबाकू की पत्तियों में निकोटिन एल्केनॉइड की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, तो अगर ओवरऑल देखें तो हम कहीं 1 से 8% होती है। निम्नलिखित में से कौन सी औषधि दर्द निवारक के रूप में उपयोग में लाई जाती है, उसे बोलते हैं पैथिडीन। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। माफी चाहूँगा, इसमें होगा कोडिन, यानी औषधि दर्द निवारक के रूप में उपयोग में लाई जाती है, तो हो जाएगी कोडिन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। कश्मीर में तेज सर्दी में बचाव के लिए घुटनों तक पहने जाने वाला ऊनी चोगा क्या कहलाता है, तो इसे हम कहते हैं फिरन। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। निम्न में से गोवा में पहने जाने वाला वस्त्र का सही प्रकार कौन सा होगा, तो वो संबंधित हो जाएगा पानो बाजू। शराब की लत किससे होती है, तो वो होती है, अगर इनमें देखें तो वो एथिल अल्कोहल ही हो जाएगा। बाकी राजस्थानी पुरुषों द्वारा घुटनों तक पहले जाने, यार ये क्या कह रहा है, पहले नहीं होगा, पहने होगा, तभी मैं कह रहा हूँ ये है क्यों है, पहने जाने वाला शेरवानी जैसा वस्त्र होगा। यानी वस्त्र कौन सा इसमें से इन पुरुषों द्वारा घुटनों तक पहना जाता है, तो हम उसे कहते हैं अचकन। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है, तो वो संबंधित हो जाएगा 9 और 66 या 66 बोल देते सही। घोड़ा, हाथी तथा मुर्गी के घर क्रमशः हैं, तो अगर हम देखें तो इसमें से हो जाएगा अस्तबल, पीलखाना और दड़बा। घोड़ा का हो जाएगा अस्तबल, हाथी का हो जाएगा पीलखाना, मुर्गी का हो जाएगा दड़बा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि डॉग फिश का आवास क्या होता है, तो हम ये कहेंगे ये समुद्र हो जाएगा। जलीय ऑर्थोपोडा का श्वसन अंग क्या होगा, तो ये संबंधित हो जाएगा क्लोम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से घर की छत बनाने में काम नहीं आती है, कौन सी चीज़ नहीं आएगी इसमें से, अगर हम देखें तो वो हो जाएगा जिप्सम। निम्न में से कौन सी सामग्री घर के फर्श बनाने में काम नहीं आती है, अगर आप सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो हम कहेंगे सॉफ्ट स्टोन नहीं आएगा,
निम्न में से असुमिलित है, एक तरफ वस्तु के प्रकार है और दूसरी तरफ राज्य है। तो आप देखेंगे जैसे लिंग जिया है ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, फुलकारी है ये पंजाब से संबंधित है, कुंट ये है ना कुंटॉप्स ये महाराष्ट्र से संबंधित नहीं है। बाकी रिनसोसो है ये असम से संबंधित है, असम बोल सकते हैं। देखिएगा इंग्लिश में तो असम लिखा है, इसमें असम कह रहा है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। शारदा एक्ट के अनुसार स्त्री व पुरुष के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी रखी गई है, तो वो हो जाएगी 14 व 18 वर्ष। इसमें से सुमेलित कीजिएगा। अगर आप देखेंगे सभी ऑप्शनों को तो हम ये कहेंगे जो आपकी गुरुपाद स्वास्थ्य कमेटी है ये स्वामी कमेटी है ये आपकी 1979 से संबंधित है। बाकी बागन श्रमिक अधिनियम है 1951 से संबंधित है। बाल श्रमिक प्रकोष्ठ है ये 1990 से संबंधित है। बाकी शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वातावरण के अनुरूप पौधे एवं जंतुओं में पाए जाने वाले शारीरिक लक्षणों को कहते हैं, उसे अनुकूलन कहेंगे। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 1 से 21 है, जिसमें कहा गया है कि निम्न में से सत्य कथन नहीं है। आपको असत्य कथन देखना है। तो पहला है कि एक अभाज्य संख्या का वर्ग एक भाज्य संख्या नहीं होती। क्या ये बात सत्य नहीं है? तो बिल्कुल। किसी भी संख्या का गुणात्मक तत्समूह एक होता है, बिल्कुल होता है। जब किसी संख्या से हम 1 का गुणा करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है, वही क्या होता है? तत्समूह होता है। तो इसलिए ये भी बात सही है। किसी भी संख्या को 0 से भाग अपरिभाषित होता है, तो ये भी बात सही है, क्योंकि जब किसी के नीचे अगर 0 रख दिया जाता है किसी संख्या के नीचे, तो वो एक अपरिभाषित के रूप में, इन्फिनिटी के रूप में लिया जाता है। बात करें ऑप्शन नंबर 4 की, तो देखिएगा पूर्ण संख्या से भाग देने पर सदैव एक पूर्णांक प्राप्त होता है। ये बात सही है या नहीं? तो देखिएगा, मान लीजिए आपने किसी संख्या 2 को 3 से विभाजित किया, तो क्या ये पूर्णांक प्राप्त हो रहा है? नहीं, ये एक परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है, तो एक पूर्णांक नहीं है। इसीलिए अपन कह सकते हैं कि यही कथन है वो सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा कि निम्न में से सत्य है -18 इज ग्रेटर देन -15। देखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, जब कोई संख्या पॉजिटिव होती है तो वो हमेशा बड़ी होती है जो दूसरी पॉजिटिव होती है उस संख्या से, अगर वो अंकों में उससे बड़ी है तो। लेकिन जैसे ही यहाँ पे माइनस का साइन लग जाता है तो जो छोटी संख्या होती है वो बड़ी बन जाती है और उसका बड़ी संख्या होती है वो छोटा रूप ले लेती है। इसीलिए यहाँ पे -18 इज ग्रेटर देन -15 है वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसी प्रकार से ये भी गलत है। लेकिन यहाँ पे जो -6 है वो ग्रेटर देन है -17 से, तो कह सकते हैं ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि माइनस लगने पर छोटी संख्या बड़ी हो जाती है और बड़ी संख्या छोटी हो जाती है। निम्न कथन पर विचार कीजिए। यहाँ पे अपन को विचार करना है। तो क्वेश्चन है कि सभी प्राकृतिक संख्याओं के पूर्ववर्ती होते हैं। क्या ये बात सही है? तो ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं स्टार्ट होती हैं 1 से 1, 2, 3 इस प्रकार से। पूर्ववर्ती होता है इस संख्या का पूर्ववर्ती क्या होगा, इससे पहले क्या आएगा। जैसे 2 का पूर्ववर्ती 1 है, 3 का पूर्ववर्ती 2 है, लेकिन 1 का पूर्ववर्ती तो कोई संख्या होती ही नहीं है जो कि प्राकृतिक संख्याओं के रूप में आती हो, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। तो कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो गलत है। सभी प्राकृतिक संख्याओं का परिवर्ती होता है, परिवर्ती होता है जो बाद में आता है, जैसे 1, 2, 3। इसके बाद में जैसे 1 के बाद में 2 आया, 2 के बाद में 3 आया और 3 के बाद में 4 आया। तो इसका मतलब प्राकृतिक संख्याओं का परिवर्ती तो होता है, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्याओं का पूर्ववर्ती नहीं होता। तो ये गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से असत्य कथन आपको देखना है कि इसमें से असत्य कौन सा है। तो देखिएगा, 2000 का पूर्ववर्ती 1998। देखिएगा, पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती 2000 का पूर्ववर्ती 2000 में से 1 घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा 1999। ठीक है, अब 1999 का भी फिर दोबारा से पूर्ववर्ती निकालना है, तो फिर इसमें से 1 घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा 1998। तो ये तो बात सही है। 2000 के पूर्ववर्ती का परिवर्ती 2000 होगा, बिल्कुल। 2000 का पूर्ववर्ती क्या होगा 1999, इसका परिवर्ती क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2000। ठीक है, तो ये भी बात सही है। 2000 के परिवर्ती का परिवर्ती 1999 होगा। क्या ये बात सही है? तो देखिए, यही बात क्या हो जाएगी गलत, क्योंकि 2000 का परिवर्ती हो जाएगा 2001 और उसका परिवर्ती हो जाएगा 2200, लेकिन यहाँ पे तो 1900 दे रखा है, तो ये भी क्या हो जाएगा गलत। 2000 के परिवर्ती का परिवर्ती 2002 हो जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो हमारा जो असत्य कथन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन 125 है। किसी भी संख्या के लिए योज्य तत्व समक, योज्य तत्व समक का होता है किसी भी संख्या में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो। जैसे 3 में अगर आप 0 जोड़ेंगे तो आपको 3 ही मिलेगा, 4 में अगर आप 0 जोड़ेंगे तो आपको 4 मिलेगा, इसीलिए यहाँ पर योज्य तत्व समक है वो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से असत्य कथन है। यहाँ पे आपको असत्य कथन देखना है। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण होती हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है। सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं, ये भी बात सही है, क्योंकि पूर्ण संख्या होती हैं 0, 1, 2 और ये पूर्णांक में भी आती है, क्योंकि पूर्णांक -1, -2 यहाँ तक इधर की ओर चलता है, उधर की ओर चलता है, तो ये भी बात सही है। सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण होती हैं, सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण होती हैं, ये बात देखिएगा, ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है लेकिन पूर्णांक सभी पूर्ण संख्या नहीं होती, तो कह सकते हैं कि यही कथन असत्य हो जाएगा। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होती हैं, तो ये बात तो सत्य है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, जो यहाँ पे दे रखा है सत्य कथन, वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127, तो ध्यान से देखिएगा। यदि हम एक धनात्मक पूर्णांक को दूसरे धनात्मक पूर्णांक से विभाजित करें तो परिणामी संख्या कौन सी होगी। जब हम एक धनात्मक पूर्णांक को दूसरे धनात्मक पूर्णांक से विभाजित करें तो परिणामी संख्या, मान लीजिए कोई धनात्मक पूर्णांक यहाँ पे 4 है, इसको हमने 5 से विभाजित कर दिया, ठीक है, +5 से, वो हमेशा एक धन पूर्णांक होगा। अब वो कह रहा है परिणामी संख्या कौन सी होगी, तो देखिएगा, क्या वह हमेशा एक धन पूर्णांक होगा? नहीं। कैसे? देखिएगा, वह एक धन पूर्णांक होगा वह, क्योंकि अगर -4 को अगर -5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो क्या ये -4 को अगर -2 से डिवाइड करेंगे तो ये तो प्लस का 2 आ गया ना, तो ये वो हमेशा धन पूर्णांक होगी, वह हमेशा एक पूर्णांक होगी, वह एक परिमेय संख्या होगी, तो हमेशा वो एक परिमेय संख्या होने के चांस रहेंगे। ठीक है, वो हो सकता है पूर्ण हो, जैसे मान लीजिए 4 में +4 में अगर आपने +2 का डिवाइड किया तो आप क्या आ गया, +2 आ गया, तो ये तो धनात्मक पूर्णांक हो गया। अगर इसी प्रकार से अपन अगर +4 में अगर +3 का डिवाइड करेंगे तो ये तो पूर्ण संख्या नहीं हुई ना, पूर्णांक प्राप्त, तो ये क्या है, एक परिमेय, तो हमेशा ही ये परिमेय संख्या प्राप्त होगी, क्योंकि आपको पता होगा कि जो पूर्णांक होते हैं या फिर पूर्ण संख्या होती है वो भी एक परिमेय संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128 कि निम्न में से असत्य कथन देखना है। आपको यहाँ पे असत्य कथन छांटना है कि सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती हैं। बिल्कुल, जो भी परिमेय अपरिमेय संख्या होती है वो मिलकर एक वास्तविक संख्या बनाती हैं। सभी परिमेय संख्या प्राकृतिक होती है, नहीं, प्राकृतिक संख्या परिमेय होती है, लेकिन परिमेय संख्या प्राकृतिक होना जरूरी नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक 1, 2, 3 इस प्रकार से बढ़ती हैं, लेकिन परिमेय संख्या होती है वो इस प्रकार से होती हैं जो अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है, ये भी बात सही है। सभी पूर्णांक संख्या परिमेय होती है, ये भी बात सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 है जो कि बिल्कुल असत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सत्य कथन नहीं है। यहाँ पे आपको सत्य कथन देखना है। तो प्राकृतिक, अगर मैं प्राकृतिक जोड़ेंगे तो प्राकृतिक आएगी, बिल्कुल सही है। परिमेय में परिमेय जोड़ेंगे तो परिमेय आएगी। परिमेय में अपरिमेय जोड़ेंगे तो बिल्कुल अपरिमेय आएगी। लेकिन प्राकृतिक में से प्राकृतिक को माइनस करेंगे तो जरूरी नहीं है कि प्राकृतिक आए। कैसे? प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है। अगर आपने गलती से 1 में से -2 को अगर माइनस कर दिया तो यहाँ पे तो -1 आया ना, जो कि -1 तो प्राकृतिक होती नहीं है, ये तो पूर्णांक होती है, तो कह सकते हैं कि ये बात सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 तो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि जब एक ऋणात्मक पूर्णांक को एक अन्य ऋणात्मक पूर्णांक से घटाते हैं तो परिणाम चिन्ह हमेशा क्या प्राप्त होता है। जैसे आपने -4 में से -2 को घटाया, एक अन्य पूर्णांक में से घटाते हैं, देखिएगा ये भी ऋणात्मक है, ठीक है। अब -4 + 2 हो गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2। अब क्या कह रहा है, क्या वो सदैव ऋणात्मक होगी? क्या वो सदैव ऋणात्मक होगी? नहीं, जरूरी थोड़ी है वो ऋणात्मक हो, पॉजिटिव भी हो सकती। कैसे? जैसे यहाँ पे मैंने -4 लिया था, क्यों ना मैं यहाँ पे -2 ले लूँ और यहाँ पे -4 ले लूँ, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। नहीं, हमेशा ऋणात्मक नहीं हो सकती, ना ही हमेशा धनात्मक हो सकती है, कभी ऋणात्मक नहीं होती है, तो ये भी बात गलत है। पूर्णांक को संख्या के मान पर निर्भर करता है। यस, अगर आपने -4 को पहले लिया है या फिर -5 यानी बड़ा संख्या लिए तो प्लस में आएगी, नहीं तो माइनस में आएगी, तो ये संख्या पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी प्राकृतिक संख्या के वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर सदैव कौन सा अंक नहीं हो सकता? किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सा अंक नहीं हो सकता, वो ये कह रहा है। 0 बिल्कुल हो सकता है, 1 बिल्कुल हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन 2 कभी भी नहीं होता। आप किसी भी संख्या का वर्ग करके देख लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से परमेय संख्या नहीं है। देखिएगा परमेय संख्या कौन सी नहीं है वो ये पूछ रहा है। तो पहला है 22/7, ये तो परमेय संख्या है क्योंकि इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ पे Q 0 नहीं हो। इसी प्रकार से 3.14 है, ये भी परमेय संख्या है क्योंकि इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन पाई होती है वो एक अपरमेय संख्या होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। किन्हीं भी दो परमेय संख्याओं के मध्य कितनी परमेय संख्या होती है, इसको याद रखिएगा, अनंत परमेय संख्या होती हैं। क्वेश्चन है देखिएगा कि संख्या ये जो दे रखी है वो क्या होगी। तो इसको सॉल्व करके लेते हैं, परमेय अपरमेय काल्पनिक या फिर अनावर्तीय शांत। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको 2 रूट 45 को अपन क्या लिख सकते हैं 9 गुणा 5 प्लस 20 को क्या लिख सकते हैं 4 गुणा 5, और नीचे तो पहले से ही 2 रूट 5 है। अब देखिएगा इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा 9 में से 3 बाहर निकल आएगा और 3 अगर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6। यहाँ पे रूट 5 आ गया प्लस यहाँ पे 4 है, 12 आगे 2 हो जाएगा। 2 से अगर 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 रूट 5, नीचे तो पहले से ही 2 रूट 5 था। अब देखिए ये रूट 5 है, ये भी रूट 5 है, ये 6 है, ये 6 है, तो ये जुड़ जाएगा आपस में, तो ये हो जाएगा 12 रूट 5। नीचे आ जाएगा 2 रूट 5। 5 से 5 कट गया, 2 से ये कट गया, कितनी बार 6 बार। तो 6 क्या होएगी, एक कौन सी संख्या हो सकती है 6, ये परमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से अपरमेय है, आपको बताना है इसमें से अपरमेय कौन सी है। तो देखिएगा अशांत दशमलव संख्या अपरमेय संख्या होती है नहीं, आवर्ती अशांत दशमलव संख्या नहीं, अनावर्ती अशांत दशमलव संख्या होती है बिल्कुल। ये बात अपरमेय संख्या के लिए बिल्कुल फिट बैठती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अनुपात रहित संख्या दशमलव स्वरूप होता है, अनंत अंत रहित पुनरावृत्ति होती है, अंत युक्त पुनरावृत्ति होगी, अंत रहित पुनरावृत्ति होगी या फिर अंत युक्त पुनरावृत्ति होगी। तो याद रखिएगा हमेशा ही अंत रहित पुनरावृत्ति रहित संख्या होगी। 50 से लेकर 75 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो ये तो आपको याद रख सकते हैं या फिर आप वैसे भी ध्यान रख सकते हैं। ये 6 संख्याएं होती हैं। नेक्स्ट है कि 1995 में 9 के इस 2 स्थानीय मानों का अंतर कितना होगा। देखिएगा यहाँ पे एक तो 9000 आ जाएगा माइनस ये 90 आ जाएगा, दोनों को जब आप घटाओगे तो 8910 आ जाएगा। नहीं ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 29,503 में 5 का स्थानीय मान, 32,071 में 7 का जातीय मान। जातीय मान वही होता है जो होता है, स्थानीय मान स्थान के अनुसार लिया जाता है। तो यहाँ पे अगर स्थानीय मान देखेंगे तो ये 500 है और इसका जातीय मान तो 7 है, ठीक है। इनका अंतर कितना हो जाएगा, तो ये 493 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 भी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 2424 में 2 के स्थानीय मानों का योग कितना होगा। तो देखिएगा 2 का स्थानीय मान यहाँ पे 2000 है प्लस यहाँ पे 2 का स्थानीय मान 20 है, तो ये कितना हो जाएगा 2020। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 56,431 में 6 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान में क्या अंतर है। देखिएगा यहाँ पे अगर 6 का स्थानीय मान देखोगे तो 6000 है और यहाँ पे 4 के अंक का अंकित मान देखोगे तो 4 ही होगा, ठीक है। तो इसका अंतर क्या हो जाएगा 5996। ऑप्शन नंबर 2। देखिएगा नेक्स्ट है कि 909.0909 का प्रसारित रूप क्या होगा। सीधी बात है, ये तो वैसे के वैसा ही रहेगा, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं 900 + 9। देखिए 900 + 9, 900 + 9, 900 + 9, 900 + 9 सब में है। उसके बाद 0.09 है। देखिएगा यहाँ पे 0.09 है मतलब 2 अंक है, तो नीचे 2 अंक आएंगे, तो याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चनों में जो आपको ध्यान रखना चाहिए वो ये रखना चाहिए कि पॉइंट के बाद कितने अंक बाद कितने पॉइंटों के बाद 0 अंक आ रहा है। तो ये पहले 0 आ रहा है फिर 9 आ रहा है, इसका मतलब 9 के नीचे 100 आएगा। दूसरा अंक है वो पॉइंट के बाद 4 अंक बाद है, तो कह सकते हैं कि 9 के नीचे 4 0 आएगा। तो देखिएगा इसमें ये सही मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन सेम यही तरीका रहेगा। देखिएगा इसको प्रसारित करना है, तो इसको सबसे पहले 8000 लिख लीजिए प्लस 8 लिख लीजिए। फिर देखिएगा पॉइंट के बाद 0 का तो कोई महत्व नहीं रहता, ठीक है, तो 8 का रहता है। तो 8 के नीचे देखिए कितने के बाद है, पॉइंट के बाद 3 स्थान है तो 3 0 नीचे आ जाएंगे प्लस फिर 8 के बाद 4 0 नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी संख्या के 48 में भाग देने पर भागफल 13 आता है और शेष पर 17 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या होगी। सीधी बात है, अगर आपको पता हो तो इसमें सूत्र लगेगा भाज्य
सॉरी यहाँ पे भागफल आ जाएगा, यहाँ पे भाज्य आ जाएगा, यहाँ पे भाजक आ जाएगा और यहाँ पे शेषफल आ जाएगा। बस इसका प्रयोग करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ देंगे तो ये भाज्य प्राप्त हो जाता है। सेम यही करना है, यहाँ पे भागफल अगर 13 आया है और शेषफल ये आया है और संख्या को 48 यानी 48 गुणा 13 प्लस 17, जब इसको आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा जो कि 641 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब 2 की घात 31 को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आता है। सीधी बात है, 2 की घात 31 की जगह यहाँ पे 29 कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा फिर 2 दूनी 4, 4 अकेला बच गया। तो सीधी बात है कि इसका जो क्या बोलते हैं शेषफल होगा वो यहाँ पे हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो संख्या दे रखी है सबको जोड़ के अगर 25 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आता है। सीधी बात है, संख्याओं को जोड़ना है फिर उसमें 25 का देना है भाग, उसके बाद शेषफल को अपन को देखना है, ठीक है। तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसमें 8 आ जाएगा शेषफल, बस संख्या को अलग अलग करके लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो संख्या दे रखी है 8 से विभाजित की जाती है तो शेषफल क्या होगा, इसका शेषफल क्या होने वाला है, ठीक है। तो आपको बताया 8 से विभाजित का रूल होता है कि लास्ट के 3 अंकों को देखना है। तो 930 में जब आप 8 का भाग दोगे, ठीक है, तो ये एक बार गया, ठीक है। यहाँ कितना आ गया 13, 8 5 13 होता है, ठीक है। तो 8 का फिर भाग देंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, नीचे कितना बचा 5, यहाँ से 0 ले लिया, फिर 8 6 48 होता है तो यहाँ पे 48 लिखा तो 2, तो शेषफल कितना आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। अगर 8 कही तो लास्ट के 3 अंकों को देखना है, 4 से विभाजित करें तो लास्ट के 2 अंकों को देखना है और 2 से विभाजित करें तो लास्ट के 1 अंक को देखना है। नेक्स्ट है 150 प्लस 55 पैसे प्लस 10 पैसे कितने रुपए होंगे। ये देखिए रुपए में दे रखा है तो 150 रुपये तो पहले से ही, 55 पैसे के कितने रुपए बन जाएंगे तो यहाँ पे 0.55, ठीक है, प्लस 10 पैसे के 0.10, इन सब को जोड़ दो तो 55 6.150, तो ये हो जाएगा 150.65। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये जो पैसे दे रखे हैं कि रुपए में बदलो। सीधी बात है, अगर रुपए में बदलना है तो हमको भाग देना पड़ेगा, 100 का भाग देना पड़ेगा क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो बस इसमें भाग दे तो लास्ट के जो 2 अंक हैं उनके बाद पॉइंट लगा दो, 0.50 हो जाएगा। 0.50 देख लो किसमें दे रखा है, इसमें तो है नहीं, इसमें 0.5 दे रखा है। तो 0.5 और 0.50 एक ही बात होती है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से ये एक दे रखा है कि ये 15,000 है, ये 1500 है और ये 150 रुपये है, तो इसके पैसे बनाने। तो सबसे पहले आप रुपयों को जोड़ो, ठीक है, सबसे पहले आप रुपयों को जोड़ लो सबको, 0, ठीक है, 5 6 6 और 1, 16,650। 16,650 में 2 जीरो और बढ़ा दो क्योंकि 1 रुपये में होते हैं 100 पैसे, तो 2 जीरो बढ़ा देंगे तो ये 1665,000, 1665,000। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चंस थे मैथ के वो होते हैं पूरे।